और दोस्तों हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम एक ही कक्षा 10 की जो राजस्थान की इतिहास व कला संस्कृति के नाम से बुक आती है, बहुत ही शानदार किताब है। इसको मैं पढ़ा रहा हूँ और इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम राजस्थान के राजवंश पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान के राजवंश है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और ये पूरी किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर जो राजस्थान के राजवंश है उसमें मैं 2-3 राजा आपको पढ़ा चुका था, जैसे बप्पा रावल जयद्रथ सिंह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका था। और आज अगले राजा के बारे में मैं पढ़ाता हूँ। राजस्थान के मेवाड़ राजवंश को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बप्पा रावल और जो जयद्रथ सिंह जी हैं उनके बारे में पढ़ा चुका। अब जो अगले हैं, देखिए यहाँ तक मैं अपन पढ़ चुके थे और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से आगे चलेंगे। तो ऐसे करके हम पूरी बुक को धीरे धीरे रीड करते हुए चलेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैं जो आपको आज जिस राजा के बारे में पढ़ा रहा हूँ उनका नाम है रतन सिंह जी। तो मेवाड़ के जो रतन सिंह है उनका कार्यकाल देखते हैं। देखो यहाँ पर कार्यकाल से संबंधित कुछ बात है तो वो तो बहुत ही शॉर्ट में और छोटी आती है। जैसे कि रतन सिंह जी के बारे में आ रहा है कि 1302 में रतन सिंह जी और 1303 तक ईस्वी, तो मतलब 1 साल का ही कार्यकाल आता है। पर ये देखो अभी यहाँ एनसीआर इसमें आरबीएससी की जो बुक है इसी इसमें ये फैक्ट दिया हो कि 1302 से 1303। यहाँ पर तो केवल ऐसे लग रहा है कि 1 साल ही आ रहा है, परंतु फिर भी आगे हम देखते हैं। देखो क्या कि ये तो अतिशयोक्ति भी हो सकती है या कुछ किस तरीके का है, परंतु यहाँ पर यही ध्यान रखना है 1 साल ही आता है इसमें। जैसे रतन सिंह ने काफ़ी मेवाड़ में राज किया तो काफ़ी लंबा किया है इन्होंने। तो आप देखिए रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। अब ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आया हुआ है कि वो डायरेक्ट ये देके पूछता है कि जो रतन सिंह के समय की अलाउद्दीन खिलजी रतन मतलब चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों करता है, जो 1303 का एक शाखा होता है उसमें। तो कई बार ये बात आती है कि रानी पद्मिनी को पाने की लालसा, इस तरीके से कुछ ऐसा आता है तो पहले ही ऑप्शन में वो देता है। तो वो जबकि वो कारण एक हो सकता है, परंतु इससे पहले भी उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नीति थी ना वो साम्राज्यवादी थी, कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी खुद को भारत का बहुत बड़ा सम्राट कहलवाना भी चाहता था। वो चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा की जो जगह है उन पर राज कर सकूं। इस तरीके से साम्राज्यवादी नीति और महत्वाकांक्षा थी और सैनिक व्यापारिकता की उपयोगिता भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था उस समय अलाउद्दीन का आक्रमण करना। पद्मिनी की बातें तो आएगी, परंतु पद्मिनी जो बाद में बातें आती है वो 1540 ईस्वी में। देखो ये बात 1303 की, इसके बाद में 1540 की मैं बात बता रहा हूँ। 1540 और 1303 में बहुत फर्क है, लगभग 100 साल। और ये 1414 1500 मतलब कि 250, लगभग 250 साल के लगभग की बाद की लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और ये लिखित जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसने पद्मावत लिखी थी, और पद्मावत में उसने पद्मावत जो रानी पद्मिनी है उनके बारे में और रतन सिंह के बारे में जो भी वर्णन किया है, तो वो जो आज हम देख रहे हैं या हम सुनते हैं, तो वो चीज़ें तो सब इस पद्मावत की कहानी है। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 1540 ईस्वी में लिखी। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या लिखता है कि द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो रानी पद्मिनी का आता है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी उसमें आया है। वैसे उसकी नीति जो पहले वाली थी ना वही थी, क्योंकि रानी पद्मिनी स्वाभिमानी रानी थी और राजा रतन सिंह भी काफ़ी बहुत ही पराक्रमी राजा थे। तो इस तरीके का तो लगता नहीं है कि ये इस तरीके की केवल नीति होगी, रानी को प्राप्त करने की इच्छा हो इस तरीके का।
कुछ हो सकता है परंतु इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जो जायसी ने लिखा है उसमें कई कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर उसने लिखी भी है। तो फिर भी आगे देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हमारे इतिहासकार काफ़ी अच्छे रहे हैं, उन्होंने भी इस जो पद है इस बात को माना है। फिर भी अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्ति हुए थे। देखो ये गोरा और बादल कौन थे? वीर गोरा और बादल दोनों। तो गोरा तो रानी पद्मिनी का चाचा था और बादल भाई था। तो ये भी लड़े थे, रतन सिंह खुद भी लड़ते हैं, काफ़ी भयंकर युद्ध भी होता है। रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लेते हैं। जौहर कर लिया, कि जौहर का मतलब उस समय हमारे राजस्थान में स्त्रियां अपने जो पति जो सेना में मतलब कि जब भी आक्रमण होता था तो अगर शहीद हो जाते थे उस समय केसरिया कर ले, उसको केसरिया करना कहते थे। और पत्नी बाद में सती हो जाती थी तो उसको जौहर करना कहते थे। तो 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। और देखो रानी पद्मिनी कितनी स्वाभिमानी रानी थी। और उसके बाद में रावल रतन सिंह के बारे में ये आती है कि रतन सिंह जब भी दुश्मनों से लड़ते हुए मारे गए थे तो उसके बाद में रानी पद्मिनी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था लगभग 1600 महिलाओं के साथ। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो भी इसमें सम्मिलित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस प्रमाण का आक्रमण का वर्णन किया है। तो यह अमीर खुसरो का कुछ ग्रंथ मिलता है, इसमें अगर उस आक्रमण की तो लड़ाई तो हुई थी, तो आक्रमण तो हुआ था। और रावल रतन सिंह बहुत वीर योद्धा थे, तो काफ़ी तगड़ी तरीके से लड़े भी थे अलाउद्दीन खिलजी से। इसके पीछे कहानियाँ बड़ी बड़ी है, उस पर हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन भी किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब इस युद्ध को जीत जाता है तो उसने कहता है कि जो खिज़र खां अपने पुत्र को यहाँ छोड़ गया और वो खिजराबाद इसका नाम रखकर चला गया, वापस दिल्ली चल लौट जाता है। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक थे। जो गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक तो आएंगे, तो उनका नाम आएगा मेवाड़ के रावल रतन सिंह। तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अब ये कहानी यहाँ 1303 तक ही हो जाती है। उसके बाद में ये कई भागों में बढ़ जाएगा। जो रतन सिंह के बाद में मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उसमें, तो इसका बाद में इस वंश की स्थापना बाद में वापस होती है। और जब ये वंश रावल नहीं लगाएंगे, अब इस वंश की जो राजा थे वो राणा शाखा के होंगे। और राणा इसमें इसके बाद में राणा हमीर, तो वो एक अलग है कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा डिटेल से कि कैसे किस तरीके से दो अलग अलग हुए। नेपाल में मतलब कि उधर चले जाएंगे एक वंश, और उसके बाद में यहाँ भी। तो 1326 में राणा हमीर, तो आप इस चीज़ को देखिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देखो ये राणा हमीर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, राणा हमीरदेव चौहान की नहीं। जो इसके अपने रणथंभौर वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये राणा हमीर। अब ये राणा हमीर 1326 से 1364 तक राजा रहेंगे। और 1326 में वापस इसी वंश के राणा हमीर वापस लौटते हैं और उसमें ये राणा शाखा की स्थापना करेंगे। देखो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने, जागीरदार थे सिसोदा ठिकाना के, 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। 1326 ईस्वी, सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया, तो अमीर सिसोदिया भी उनको कहते हैं। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दादा लक्ष्मण जी अपने उनके 7 पुत्र लगभग ऐसे बताते हैं उनके साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनके दादा थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। पहले रतन सिंह उस समय रावल शाखा के अंतिम राजा थे, परंतु बाद में जब ये पुनः गोहिल वंश को स्थापित करते हैं तब ये जो राणा अमीर है ये सिसोदिया वंश के शासक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आता है एग्जाम में,
कि हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कि वापस ये मेवाड़ को बसाने और या मेवाड़ के जो घुइल वंश से उनको स्थापना करने वाले राजा हुए थे। मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के समय सदृश है, सिंह के समान दिखाई देने वाला राजा कहा जाता है। की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में की गई है। तो विषम घाटी पंचानन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, विकट आक्रमणों में सिंह के समान दिखने वाला राणा कुंभा की एक कीर्ति स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ में इस बात को कहा गया है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना आप। सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में हुआ था। मैं आपको फिर भी बता चुका हूँ कि राणा हमीर जो जो अपने रणथंभौर वाले हैं वो नहीं है, वो आगे आएंगे, परंतु ये राणा हमीर है और हमीर देव चौहान है। अब इसके बाद में आते हैं राणा लाखा 1382 से 1321। 1382 ईस्वी में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बनते हैं और ये इसी वंश के हैं। और मारवाड़ के रणमल की बहन, मारवाड़ का शासक होता है उसमें रणमल, और रणमल की बहन का नाम था हंसा बाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। अब देखो लाखा का जो पुत्र था उसका नाम था राव चुंडा। अब इनके साथ में विवाह करना था हंसाबाई का, और रणमल की वो बहन थी। रणमल मारवाड़ का शासक था और महाराणा जो लाखा है लक्ष्य सिंह, इनका जो ये थे मेवाड़ के शासक। तो अब विवाह करना किसका, चुंडा का, किसके साथ, हंसाबाई का। मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। अब लाखा के साथ में ये विवाह किस तरीके से संपन्न हुआ उसकी थोड़ी कहानी अलग है, क्योंकि जो रणमल है उसके मन में भी कुछ मेवाड़ को प्राप्त करने की लालसा रहेगी, और जो लाखा है उनका मन में भी कुछ उस तरह की भावना जाग गई कि उनको भी इस तरीके से, और बाद में जो चुंडा है ये तो शादी करेंगे ही नहीं, ये तो वापस अपने पिता के लिए सब त्याग देंगे। इस विवाह के साथ ये शर्त की गई कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा यहाँ पर, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। अब देखो चुंडा ऐसे पुत्र हुए नहीं है जो इतने त्याग दे, और चुंडा देखो शादी तो शादी तो की नहीं उन्होंने। अपने हंसाबाई को जो उनकी पत्नी बननी थी उसको तो अपने माँ के रूप में स्वीकार किया, और राणा लाखा की पत्नी के रूप में स्वीकार, उसको अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। परंतु यहाँ पर जो राव चुंडा है उन्होंने अपने राज्य को भी त्यागा। तो ये तो भीष्म पितामह के समान हो गए। तो उन्होंने अपने राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा, और उन्होंने इसके लिए अपने पिता, क्योंकि रणमल ने शर्त रखी थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, इसी पर शादी करूंगा। और इसमें रणमल चाहता था ये कि उसका पुत्र होगा और उसके बाद में वो मेवाड़ पर अधिकार कर लेगा, परंतु ऐसा होगा नहीं। तो आगे चुंडा को उस समय क्या होता है देखो, अब हम देखते हैं आगे। तो चुंडा को देखो मैंने अभी आपको कहा भी था, उस समय चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने त्याग भीष्म पितामह जैसे किया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी महाभारत के युद्ध में ऐसा ही त्याग किया था। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकला। तो जावर जो सोने चांदी की खान थी वो भी राणा लाखा के समय निकली थी। ये भी एक समृद्धि का काल ही था उसके लिए, तो जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ तक मैंने आपको इन चीज़ों को पढ़ाया है। अब राणा मोक्कल को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इतना ही पढ़ाऊँगा मैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट इसके अंदर है। देखो इसमें कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी भी है, तो मैं आपको कभी और दूसरी वीडियो डालूंगा तब पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इसको किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।